हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की ये 15वीं क्लास है। उर्दू से रिलेटेड बीपीएससी स्टेट में पूछे गए सवालात से रिलेटेड हम लोग 30 क्वेश्चंस इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज नोटबुक लेकर के बैठे क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन भी करने हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों के लिए है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये है कि जेल में लाहिका की मिसाल की निशानदेही कीजिए। यकमुश्त, नीम हकीम, निकाब पोश। यकमुश्त में अच्छा, सबसे पहले लाहिका किसको कहते हैं? लाहिका, साबका। साबका को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, लाहिका को कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स साबका जो पहले आए और लाहिका जो बाद में आए। तो दोस्तों, यहां पे ये ऑप्शन जो है यकमुश्त में ये प्रीफिक्स है, साबका है, पहले आया हुआ है। नीम हकीम, नीम ये भी साबका है। आप लोग जरूर याद रखिए कि मुश्त जो है असल वर्ड है, हकीम असल वर्ड है, लेकिन पहले जो हुरूफ आए हैं यक, नीम ये साबका है क्योंकि पहले आया साबका। ये प्रीफिक्स इंग्लिश में कहा जाता है। निकाब पोश, निकाब ये असल वर्ड है और पोश ये लाहिका है जो बाद में आया है। अच्छा, इसमें जेल में से लाहिका की मिसाल की निशानदेही कीजिए। लाहिका कहते हैं जो बाद में आए, तो यकमुश्त में पहले आया है जो साबिका है, इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। नीम हकीम में नीम पहले आया है जो साबिका है, इस वजह से बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। निकाब पोश में निकाब असल वर्ड है और पोश ये लाहिका है जो बाद में आया है, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उर्दू में हुरूफ इल्लत की कितनी किस्में पाई जाती हैं? 18, 3, 2, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, उर्दू में हुरूफ इल्लत की 3 किस्में पाई जाती हैं, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जेल में से साबिका की मिसाल क्या है? साबिका अभी हमने पढ़ा कि साबिका को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, जो पहले आए, पहले आता है, इस वजह से बेनियाज, नियाज असल वर्ड है, बे साबिका है, ये असल वर्ड है। उसी तरह अहले कलम ये साबिका है, पहले आया हुआ है और कलम असल वर्ड है। उसी तरह पुरलुत्फ, लुत्फ ये असल वर्ड है और पुर साबिका है। सवाल में जेल में से साबिका की जेल में साबिका की मिसाल हमें ढूंढने के लिए बोला गया है, तो ए ऑप्शन में भी साबिका है, बी ऑप्शन में भी साबिका है और सी ऑप्शन में भी साबिका है। इस वजह से ए भी सही है, बी भी सही है और पुरलुत्फ जो सी भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, इस वजह से डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है? जरबुल मसल है, जिसे कहावत भी कहते हैं, मुहावरा है, दोहा है। दोहा ये हिंदी में बोला जाता है, उर्दू में नहीं है, इस वजह से सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। मुहावरा कहते हैं अल्फाज का मजमुआ जो फेल पर खत्म होता है, फेल पर खत्म होता है और अपने मजाजी माने में, लुग़वी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल होता है। मजाजी माने में 3 चीजें, वो अल्फाज जो फेल पर खत्म हो और मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए, लुग़वी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए। जैसे बाग बाग होना, बाग बाग होना ये मुहावरा है, ये फेल पर खत्म हो रहा है। बाग बाग होना ये खुश होने के माने में, मजाजी माने में इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से मुहावरा है। मुहावरा और जरबुल मसल किसको कहते हैं? जरबुल मसल कहते हैं जुमला या फकरा, फकरा जो जुमला में हम उसको जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके पीछे हमेशा एक वाकया छुपा होता है, वाकया छुपा होता है। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के जो पीछे जो वाकया है वो ये है कि कोई काम है, कोई फेल या काम है जिसे कोई, जैसे मैं जो है ना किसी काम को नहीं जानता हूं, ये काम कोई खास काम है, उसे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोई दूसरा बंदा अगर उसे करता है, दूसरा बंदा अगर उसे करता है तो मैं उसकी नुक्स या कमी निकालने लगता हूं,
यानी जो असल काम है वो नहीं जानना हो लेकिन कमी निकालना, उसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब है। ये वाकया उसके पीछे छुपा होता है, तो इस वजह से ज़रबुल मसल इसे कहावत बोला जाता है। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उर्दू में ठहराव को क्या कहते हैं? रुमूज़ औकाफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उर्दू में ठहराव, सिर्फ ठहराव पूछा गया है। सक्ता, वक्फा, खात्मा। खात्मा जो होता है ऐसे होता है, डैश होता है उर्दू में, लेकिन इसको फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप इंग्लिश में कहते हैं। सक्ता जो है ना कॉमा होता है, और वक्फा जो है ना सेमी कॉलन होता है। कॉमा जो है ना छोटा वक्फा होता है, छोटा वक्फा, और वक्फा जो होता है थोड़ा ज्यादा वक्फा कहते हैं। तो ठहराव इसमें भी है और वक्फा में भी ठहराव है, क्योंकि आप रुक रहे हैं, ज्यादा रुक रहे हैं यहाँ पे, 18 थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो सक्ता और वक्फा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। रुमूज़ औकाफ में सक्ता कहते हैं जुमले में मुख्तसर वक्फे को, यानी कॉमा जो होता है। वक्फा सक्ते से किसी कदर तवील वक्फे को, सक्ता में थोड़ा सा मुख्तसर वक्फा होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा वक्फा जो है ना वक्फा में हम करते हैं, इसको सेमी कॉलन कहते हैं। राब्ता मुफस्सल, हम ख्याल मुख्तसर जुमलों को ऐसे ही दूसरे जुमले से जोड़ने। तो ठहराव जो हुआ, यहाँ पे भी वक्फा हुआ, यहाँ पे भी वक्फा। सक्ता और वक्फा दोनों में जो वक्फा होता है ये ठहराव को बोलते हैं, ठहराव को बोलते हैं। तो इस वजह से सक्ता एंड वक्फा दोनों में ठहराव होता है। खात्मा जो है वो जुमले के खात्मे पर फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, फुल स्टॉप को कहते हैं। सवालिया जुमले में सवालिया इजहार के लिए आता है। फुजाइया ये निशान है, फुजाइया एक्सक्लेमेशन, वावैन जो है ना कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कौसैन जो है ना ब्रैकेट को बोलते हैं। तो अब सवाल पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि उर्दू में ठहराव को क्या कहते हैं? ठहराव सक्ता में भी होता है, वक्फा में भी होता है। इस वजह से सक्ता भी सही है, वक्फा भी सही है। इस वजह से जब एक से ज्यादा सही हो तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तर्ज झेल में से लवाज़िम फेल कौन सा है? लवाज़िम फेल में शामिल है तौर, जमाना, सूरत नहीं है। तो तौर और जमाना दोनों सही है। इस वजह से जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जुमले के असल अनासिर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। कुछ लोगों को लगेगा कि फाइल, फेल और मफूल, ये जो ना 3 होता है जुमले में, तो 3 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नहीं दोस्तों, क्योंकि कई जुमले में ऐसा भी होता है कि मफूल के बगैर भी जो है ना जुमला मुकम्मल हो जाता है। जैसे काम किया गया, मफूल वहां पे नहीं है, तो इस वजह से 2 ही है, फाइल है और फेल है, 2 है। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जुमले के असल अनासिर 2 ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो जमीर जो किसी इस्म के बजाय आती है मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें उसके इस्म का बयान होता है, उसे क्या कहते हैं? जमीर इस्तिफामिया, जमीर तनकीरी, जमीर मौसूला। ये जमीर के रिलेटेड है। इसमें जमीर जो है ना, जमीर इस्म की जगह पे इस्तेमाल होता है, ये याद रखिए। और थोड़ा सा इनकी तारीफ के बारे में पढ़ते हैं कि जमीर मौसूला कहते हैं किसको है। जमीर मौसूला वो जमीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल होकर उसके साथ एक जुमला होता है। इस्म की जगह पर इस्तेमाल तो होता ही है, जमीर कोई भी जमीर हो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है, उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें उसी इस्म के बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे वो तालिबे इल्म जिसका दाखिला कल हुआ बड़ा ही ज़हीन है। वो तालिबे इल्म जिसका दाखिला कल हुआ बड़ा ही ज़हीन है। तुम्हारा दोस्त जो अरब में बसरे मुलाजमत है अच्छी तनख्वाह पा रहा है। इन जुमले में जिसका और जो ज़माइर मौसूला है। वो तालिबे इल्म जिसका दाखिला हुआ बड़ा ही ज़हीन है, तो जिसका ज़मीर इस्तेमाल हुआ और इसी के बारे में जुमला जो ना और इस्तेमाल हुआ उसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है, तो ये जुमला होता है और जिसमें उसी इस्म के बारे में कुछ कहा जाता है। तो जिसका दाखिला हुआ तो उसके साथ एक जुमला आया, उसके बारे में बड़ा ही ज़हीन है ये भी कहा गया। तुम्हारा दोस्त जो अरब में बरसरे मुलाजमत है, तो जो के साथ अरब में बरसरे मुलाजमत है उसके बारे में अच्छी तनख्वाह पा रहा है ये भी बोला गया। तो जिसका जो ज़माइर मौसूला है जो अपने पहले आने वाले इस्म तालिबे इल्म और दोस्त के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, ऑप्शन में ज़मीर इस्तिफामिया भी, ज़मीर इस्तिफामिया को ज़मीर सवालिया भी कहते हैं। ये 2 हैं, कौन क्या?
कौन शख्स के लिए और क्या चीज के लिए। कौन शख्स के लिए इस्तेमाल होता है और चीज क्या जो है वो चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये शेर पूछते हैं वो क्या, कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। हमारे हाथ में क्या है, ये क्या है, चीज के लिए। किसने, किसको, किससे वगैरह भी ज़मीर इस्तिफामिया की मिसालें हैं। किसने देखा, किसको बुलाऊं वगैरह। हर्फ रब्त आने पर कोई कौन किस हो जाता है, हर्फ रब्त आने से, जिसे जैसे किसने, किसको, किसमें, किससे। ज़मीर तनकीरी भी जो है ना एक ऑप्शन है, उसको भी पढ़ते हैं। वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज के बदले में आता है। ये दो है, कोई शख्स के लिए और कुछ चीज के लिए। हर्फ रब्त के साथ आने पर लफ्ज से कोई लफ्ज किसी से बदल जाता है। कौन है, यहां कोई नहीं। आप क्या खाएंगे, कुछ भी दे दीजिए। ये जो ना ज़मीर तनकीरी है। ज़मीर तनकीरी जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज के लिए जो ना इस्तेमाल होता है, ये जो ना दो है। कोई हो गया शख्स के लिए और कुछ हो गया चीज के लिए। तो हर्फ रब्त के साथ आने पर लफ्ज से कोई लफ्ज से किसी से बदल जाता है। अच्छा, इनकी मिसालें हैं, यहां कोई नहीं, आप क्या खाएंगे, कुछ भी दे दीजिए। कौन है, यहां कोई नहीं, कोई नहीं। ये कोई जो है ना ज़मीर तनकीरी है। आप क्या खाएंगे, ये जो क्या है ये इस्तिफामिया है, लेकिन कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी, तो कुछ जो है ना ये ज़मीर तनकीरी है। अब ज़मीर इशारा भी यहाँ एक है, वो ज़मीर जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए होता है, जैसे ये, वो, ये करीब के लिए और वो दूर के लिए, तो ये ज़मीर इशारा भी है। अब सवाल भी चलते हैं। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि वो ज़मीर जो किसी इस्म के बजाय आती है मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें उस इस्म का बयान होता है, तो उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिससे यह जाहिर होता है कि किसी खास जमाने गुज़श्ता में काम जारी था, उसे क्या कहते हैं। जिससे यह जाहिर होता है कि किसी खास जमाने गुज़श्ता में काम जारी था, उसे क्या कहते हैं। माजी मुतलक, माजी तमाम, माजी एहतमाली। दोस्तों इस माजी की जो अक़साम है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। माजी के अक़साम, माजी के अक़साम के बारे में पढ़ते हैं। फेल माजी के वो फेल जो जिससे किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में मालूम हो। जैसे नदीम गया, फरीदा खत लिखती थी। फेल माजी की किस्में, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शक्या, माजी तमन्नाई, माजी इस्तमरारी को माजी नातमाम भी कहते हैं, मातमाम भी कहते हैं। माजी शक्या को माजी एहतमाली, एहतमाली भी कहते हैं। और माजी तमन्नाई। अब पढ़ते हैं माजी मुतलक। ये माजी मुतलक ऑप्शन में वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, लेकिन ये मालूम ना हो कि गुजरा हुआ जमाना नजदीक का है या दूर का है। मसलन वो आया, तुम गए, तो ये माजी मुतलक है। वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, लेकिन ये मालूम ना हो कि गुजरा हुआ जमाना नजदीक का है या दूर का है। मसलन वो आया, तुम गए। माजी मुतलक बनाने का तरीका, तीन तरीका है। बाज मजदरों के आखिर में ना हटाकर अलिफ लगा देते हैं, लगा देने से माजी मुतलक बन जाती है। जैसे लिखना से लिखा, पढ़ना से पढ़ा, दौड़ना से दौड़ा, लिखा, पढ़ा और दौड़ा माजी मुतलक है। बाज मजदरों के आखिर से ना हटाकर या लगा देते हैं, माजी मुतलक बन जाती है। जैसे खाना से खाया, रोना से रोया, आना से आया, रोया, खाया, रोया, आया, ये माजी मुतलक है। जाना और करना मजदर की माजी मुतलक उनके खिलाफ आती है। जाना से गया, जाना से गया माजी मुतलक है, और करना से किया माजी मुतलक है। तो ये तीन तरीका है। बाज मजदर से ना हटाकर अलिफ लगाते हैं, बाज मजदर से ना हटाकर या लगाते हैं, और जाना और करना का जो माजी मुतलक आता है तो वो गया होता है और किया होता है। तो ये हो गया माजी मुतलक। अब इस किस्म से, माजी के इस किस्म से गुजरे हुए जमाने में लगातार काम हो रहा था ऐसा कुछ मालूम नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। इस वजह से आगे चलते हैं। माजी शक किया, जिसको हम माजी एहतमाली कहते हैं, वो फेल जिससे किसी काम का करना या होने का गुजरे हुए जमाने में शक मालूम हो, यानी हो रहा होगा, कर रहा होगा, ये कंफर्म नहीं होता है। ये
नॉट कंफर्म, कंफर्म नहीं होता है, इसी वजह से जो है ना ये शक के दायरे में आता है। इसने खत लिखा होगा, माजी शक्किया बनाने का तरीका माजी मुतलक के आखिर में होगा लगा देने से माजी शक्किया बन जाता है। होगा, होगा अगर लग जाए तो माजी शक्किया बन जाता है। माजी इस्तिमरारी वो फिर इसको माजी नातमाम भी कहते हैं, माजी नातमाम कहते हैं। वो फेल जिससे किसी काम का करना गुजरे हुए जमाने में लगातार और मुसलसल हो, जैसे वो लिखता था। माजी इस्तिमरारी बनाने का तरीका मजदर के आखिर से ना हटाकर ता था या रहा था लगा देते हैं, ता था या रहा था लगा देते हैं, माजी इस्तिमरारी बन जाता है। अब ऑप्शन में चलते हैं। माजी मुतलक जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना मालूम हो, लेकिन वो गुजरा हुआ जमाना दूर का है, दूर है या करीब है, इसका पता नहीं है। माजी नातमाम इस्तिमरारी, इस्तिमरारी कहते हैं जो गुजरे हुए जमाने में काम का जारी रहना, काम का गुजरे हुए जमाने काम का जारी रहना, ये माजी एहतमाली जो शक्किया कहते हैं। गुजरे हुए जमाने में किसी काम का ये कंफर्म ना हो कि वो काम हो रहा है या नहीं, तो होगा ऐसा बोलते हैं। जैसे जिससे ये जाहिर होता है किसी काम का जमाने गुज़श्ता में काम जारी था, काम चल रहा था, तो उसका जो वो उस माजी का जो नाम है माजी नातमाम या माजी इस्तिमरारी है। इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दर्ज झेल में से सिफत निस्बती की निशानदेही कीजिए। सिफत निस्बती पानी ये इसमें है, अहमक ये सिफत है, लेकिन सिफत जाती इसको बोल सकते हैं, सिफत जाती बोल सकते हैं। अरबी अरब से निस्बत है, अरब के तरफ निस्बत किया गया है, इस वजह से अरबी है जो अरब का बंदा, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सिफत निस्बती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साद ने लिखा होगा इस जुमले में फेल की कौन सी सूरत पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा कि जो शक्किया है इसको शक्किया, खबरी को माजी मुतलक कहते हैं, माजी मुतलक भी बोल सकते हैं। शर्तिया ये माजी की किस्म नहीं है, तो दोस्तों खबरी माजी मुतलक को कहते हैं गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना मालूम हो, लेकिन गुजरा हुआ जमाना दूर का है या पास का ये मालूम ना हो, ये मालूम नहीं है, दूर का हो या पास का ये मालूम नहीं। शक्किया कहते हैं गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना या करना मालूम होने के बारे में शक हो, किसी काम का होना गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होने के बारे में शक हो, तो उसे माजी एहतमाली या माजी शक्किया कहते हैं। जैसे साद ने लिखा होगा, और इसको बनाने का जो तरीका है वो ना हटा करके होगा लगा देते हैं, होगा लगा देते हैं, माजी शक्किया बन जाता है या एहतमाली बन जाता है। इस वजह से इस जुमले में फेल की कौन सी सूरत पाई जाती है, तो एहतमाली, माजी एहतमाली या शक्किया, तो इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसे माजी एहतमाली या माजी शक्किया बोलते हैं, माजी शक्किया बोलते हैं। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। माजी शक्किया कहते हैं वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होने का गुजरे हुए जमाने में शक मालूम हो, उसने खत लिखा होगा। माजी शक्किया बनाने का तरीका माजी मुतलक के आखिर में होगा लगा देने से माजी शक्किया बन जाता है। माजी मुतलक का मतलब यह है कि उसने लिखा, लिखा माजी मुतलक है, पढ़ा माजी मुतलक है, अब लिखा होगा ये माजी मुतलक हो गया, माजी शक्किया हो गया, पढ़ा होगा, पढ़ा होगा माजी, ये माजी शक्किया, ये भी माजी शक्किया, लेकिन लिखा ये माजी मुतलक, पढ़ा भी माजी मुतलक, ये माजी मुतलक है। तो माजी शक्किया बनाने का जो तरीका है माजी मुतलक के आखिर में होगा लगा देने से जो है ना माजी शक्किया बन जाता है। तो इस वजह से लिखा होगा, पढ़ा होगा, ये माजी शक्किया माजी एहतमाली है। इस वजह से हमने अभी पढ़ा कि एहतमाली या शक्किया जो यहाँ पे जो मिसाल है होगा, साद ने लिखा होगा, ये माजी एहतमाली या शक्किया है। माजी मुतलक के आखिर में हम होगा लगा देने से ये माजी एहतमाली या शक्किया बना लेते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो नाम जो बादशाह या सरकार वो दरबार से इजाजी तौर पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। वो नाम जो बादशाह या सरकार
वो या फिर दरबार तो उसे इजाजी तौर पर मिलता है, उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं, लकब कहते हैं, कुनियत कहते हैं। दोस्तों इन सब की तारीफ ये जो ना इस्म मारिफा की किस्में है। इस्म मारिफा, ये इस्म मारिफा के अकसाम है, इनकी तारीफ थोड़ा सा देख लेते हैं। कुनियत कहते हैं वो नाम जो माँ बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो, कुनियत कहलाता है। और हमेशा इन कुनियत के जो है ना इब्न, बिन्त, अबू और उम होता है। जैसे इब्ने मरियम, बिन्ते ज़ैनब, अबुल कलाम, उम्मे कुलसूम, अबू हुरैरा, ऐसे नामों के पहले उमूमन इब्न, बिन्त, अबू, उम रहता है। कुनियत जो नाम होता है वो उस नाम से पहले इब्न, बिन्त और अबू, उम ऐसे अल्फाज जो है ना होते हैं, तो ये याद रख लीजिए, तो आपको कुनियत पहचानने में आ जाएगा। अगर जैसे इब्ने मरियम हो, बिन्ते ज़ैनब, अबुल कलाम, उम्मे कुलसूम, अबू हुरैरा ऐसे अल्फाज आए और उससे पहले इब्न, बिन्त, अबू या उम हो आए तो ये उसे कुनियत बोलेंगे। तारीफ के बगैर अगर आप इब्न, बिन्त और अबू और उम अगर देख ले तो आप कुनियत आप समझ ले। तो तारीफ इसकी ये है कि अब जो अपने माँ बाप या बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो जाए उसे कुनियत कहते हैं। लकब कहते हैं वो नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर अवाम की तरफ से दिया गया, उसे लकब कहते हैं। लकब कहते हैं ऐसे नाम को जो खूबी या बुराई के बिना पर अवाम की तरफ से दिया गया, अवाम की तरफ से दिया जाए उसे लकब कहते हैं। जैसे रुस्तम हिंद, मलिक तरन्नुम, बुलबुल हिंद, बाबाई उर्दू, मोहसिनुल मुल्क, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्ला, अबू जहल। खिताब बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम दिया जाते हैं उसे खिताब कहा जाता है। जैसे नजमुद्दौला, वक़ारुल मुल्क, खान बहादुर, भारत रत्न, सर, शमसुल उलमा, इमादुल मुल्क। तो ऐसे खिताब कहते हैं जो बादशाह, हुकूमत, उमरा की तरफ से एजाजी तौर पर, इनामी तौर पर, बहादुरी के तौर पर दिया जाए उसे खिताब कहते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे वो नाम जो बादशाह, सरकार या दरबार से एजाजी तौर पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे खिताब कहते हैं। इसमें से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? सिफत कैफियती, ये सिफत की किस्म नहीं है, इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। सिफत जाती, सिफत मिक़दारी सिफत मिक़दारी कहते हैं। जैसे किसी की एक सिफत, जैसे किसी का मिक़दार पता हो, समझे। अब सिफत जाती या सिफत मिक़दारी, सिफत जाती कहते हैं जिससे किसी चीज के अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो उसे सिफत जाती कहते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं सिफत जाती के बारे में। जैसे सिफत अदद और सिफत मिक़दारी दो चीज है। सिफत जाती, सिफत निस्बती। सिफत जाती वो सिफत जो मुशब्बह भी कहते हैं, सिफत जाती को मुशब्बह भी कहते हैं। सिफत जाती वो सिफत है जिससे किसी वस्फ का जात में शामिल होना, किसी सिफत का या वस्फ उस शख्स या चीज की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर करता है। ये वस्फ उस शख्स या चीज की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर करता है, जैसे अपाहिज, सियाह, चालाक, शातिर, लंबा, छोटा। ये सिफत जाती है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो 99 नाम है वो सिफत मुशब्बा है, क्योंकि उसकी सिफत आरजी नहीं बल्कि दायमी है, और वो नाम जो अल्लाह की सिफत के एतबार से दिए गए हैं उसकी जात में मुस्तकिल तौर पर शामिल है, जैसे जब्बार, रहमान, खल्लाक, कुद्दूस वगैरह। तो सिफत जाती जिससे किसी वस्फ का जात में शामिल, जिससे किसी सिफत का खूबी का जात में शामिल होना पाया जाए, ये वस्फ उस शख्स की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर करता है, इसी वजह से सिफत जाती कहते हैं। दोस्तों मैं बार बार जो है ना चीजों को तकरार के साथ बताता हूं, बार बार दोहराता हूं। इससे आप लोग ये मत समझिए कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं, उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं। तो सुनना, अगर आप एक चीज को 2-3 बार, 3 बार भी अगर आप सुन लेते हैं तो वो जहन नशीन हो जाता है, जहन नशीन हो जाता है, याद हो जाता है, जो आप लोगों के लिए जरूरी है। आप लोगों को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस वजह से मैं चीजों को बार बार दोहराता हूं। तो सिफत जाती वो सिफत है जो जिससे किसी वस्फ के जात से शामिल होना पाया जाए, या वो ये जो वस्फ होता है उस शख्स या चीज की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर करता है, इसी वजह से इसे सिफत जाती है। सिफत अददी जिसको गिनती 4 आदमी तो 4 से, वो सिफत 4 जो है सिफत अददी हो गया। सिफत मिक़दारी नाप को बोलते हैं, ये वेट होता है, तो नाप तोल को बोलते हैं। जैसे 1 किलो गेहूं, तो जो किलो है वो सिफत मिक़दारी हो जाएगा। दोस्तों अब सवाल पे चलते हैं। सिफत मिक़दारी जैसे वेट या नाप। सिफत जाती वो सिफत जिससे जो किसी जात से उसका ताल्लुक हो,
या फिर ये सिफत जो है किसी शख्स या चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत को जाहिर करता है तो सिफत जाती कहलाता है। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी गलत हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वो सिफत जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कवायद में किस तरह के अल्फाज से बहस की जाती है? मुहम्मल अल्फाज, बामाना अल्फाज, बेमाना अल्फाज। मुहम्मल ये सेम है, मुतरादिफ इसको बोल सकते हैं। मुहम्मल अल्फाज बेमाना अल्फाज को बोलते हैं बेमाना अल्फाज, और जो बामाना अल्फाज है इससे कवायद में जो है ना, इसमें कवायद में इससे बहस की जाती है, बहस की जाती है। बामाना अल्फाज से जो है ना कवायद में बहस की जाती है। इस वजह से डी इज दी करेक्ट ऑप्शन, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बामाना अल्फाज से ही जो है ना कवायद में बहस की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेल में से इसमें खास की मिसाल क्या है? रूमी, जकिया, आयशा। जकिया इसमें खास है, जकिया जो है ना इसमें खास है दोस्तों। जकिया या आयशा भी जो है ना इसमें खास है, जकिया इसमें खास है और आयशा भी इसमें खास है। इसको मारिफा भी कह सकते हैं, मारिफा बोलते हैं, मारिफा कह नहीं सकते, मारिफा ही है। रूमी जो है ना ये सिफते निस्बती है और किसी की तरफ निस्बत किया जाता है तो इसे इसमें खास भी बोला जा सकता है। तो अगर आप उस ऑप्शन में ना भी जाए तो हमारा जकिया भी सही है, आयशा भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वजह से डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों जकिया और आयशा दोनों इसमें खास है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उर्दू जबान में कुल हुरूफ तहजीब 50 हैं। ये ख्याल किस अदीब का है? मसूद हुसैन खां, रशीद हसन खां, मौलवी अब्दुल हक। दोस्तों उर्दू में कुल हुरूफ तहजीब 50 है, 50 है। इसको जो है ना मौलवी अब्दुल हक ने कहा था। इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मौलवी अब्दुल हक ने बोला है कि उर्दू में हुरूफ तहज्जी 50 ही होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो इसम जिसमें जगह या वक्त के माना पाए जाए उसे क्या कहते हैं? इस्म कैफियत ये इस्म की किस्म नहीं है, इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। इस्म ज़र्फ, इस्म आला कहते हैं, इस्म आला कहते हैं ऐसे इस्म को जिससे जो है ना किसी चीज की आला या फिर जो है ना पाया जाए, जैसे चाकू, छुरी, ये जो है ना इस्म आला है। और ये इस्म नकेरा की जो है ना इस्म नकेरा की किस्म है, ये इस्म नकेरा और इस्म आला भी इस्म नकेरा की किस्म है, इस्म नकेरा की किस्म है, ये याद रखिए। इस्म ज़र्फ जिससे जगह या वक्त का पता चले, जगह वक्त का पता चले, वो इस्म ज़र्फ कहते हैं। जैसे इस सवाल में पूछा गया इसमें जगह या वक्त के माना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो इस्म ज़र्फ कहलाता है। इस्म ज़र्फ की दो किस्म है, इस्म ज़र्फ की दो किस्म है। एक इस्म ज़र्फ ज़मान और दूसरा है इस्म ज़र्फ मकान। इस्म ज़र्फ मकान एक दो किस्म है, इस्म ज़र्फ ज़मान, इस्म ज़र्फ मकान। इस्म ज़र्फ की दो किस्म है, ये याद रखिए। और इस्म ज़र्फ से जगह या वक्त का पता चलता है, इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस्म ज़र्फ से ज़माना और वक्त का दोनों का पता चलता है, इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज़ाद नज्म उर्दू में कहां से आई? अरबी, फारसी, संस्कृत। आज़ाद नज्म अंग्रेजी से आई है, अंग्रेजी से आई है। इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब एक ए बी सी गलत हो जाए तो डी भी गलत हो जाएगा, इस वजह से ई इज द करेक्ट ऑप्शन, ई इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आजाद नज्म जो है वो अंग्रेजी से आया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल में से किस में हरूफ की आवाज और उनकी हरकत और सकनात से बहस की जाती है? इल्म अरूज में, इल्म हिजा में, इल्म सर्फ में। दोस्तों इन उलूम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन उलूम के बारे में कवायद और उसके अज्जा में, जैसे इल्म हिजा तरतीब के जुमला उमूर से बहस की जाती है। उर्दू कवायद के 5 अज्जा है, उर्दू कवायद के 5 अज्जा है। इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बयान, इल्म उरूज। इल्म हिजा बोलते हैं उनमें हरूफ और हरकत का बयान होता है, इल्म हरूफ हरकत का बयान होता है, इनमें हरूफ और हरकत से रिलेटेड जो है ना बयान होता है, इल्म हिजा बोलते हैं। इल्म सर्फ कहते हैं, इस इल्म सर्फ कहते हैं कि उसके जेल में लफ्ज की तकसीम, गर्दान, इश्तकाक और तश्कील से बहस की जाती है, तश्कील से बहस की जाती है। उसे
सर्फ बोलते हैं। इस जेल में लफ्ज की तकसीम गर्दान, इश्तिकाक और तश्कील से गर्दान जैसी बात आ जाए तो इल्म सर्फ की बात होगी। नहू जो आएगा इसके तहत जुमले के अज्जा, उनकी तकसीम, जुमलों के बाहमी ताल्लुक, तरतीब, जो मानवी एतबार से तकसीम और के एतबार से जिसमें जुमले की बहस की जाए उसे इल्म नहू कहते हैं। इल्म बयान कहते हैं। जो इल्म बयान और इल्म उरूज जो होता है ये दोनों जो है ना बलागत से रिलेटेड है, फसाहत और बलागत से रिलेटेड है। तो इसमें लफ्जों की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। लफ्जों की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। लफ्जों की फसाहत और जुमलों की बलागत, फसाहत और बलागत इल्म बयान का ताल्लुक है। इल्म उरूज का जो ताल्लुक है नस्र के बरक्स उसका ताल्लुक शेर से होता है। उरूज जो है ना शेर से होता है, ताल्लुक शेर से होता है, ये याद रखिए। इल्म उरूज शेर से होता है, इसका ताल्लुक शेर से होता है। बयान जो है ना फसाहत और बलागत से होता है। नहू जो होता है जुमले के जो अज्जा होता है उनकी तकसीम होती है, जुमलों के बाहमी ताल्लुक और तरतीब होता है, वो नहू होता है। सर्फ में गर्दान, इश्तिकाक और तश्कील से होता है। और हिजा में जो होता है इसमें हुरूफ और हरकत से बहस की जाती है, इस वजह से इल्म हिजा बोला जाता है। दोस्तों सवाल ये बोलता है कि हुरूफ की आवाज और उनके हरकत और सकनात से बहस की जाती है, वो इल्म हिजा है। इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इल्म हिजा में हुरूफ और उनके हरकत और सकनात से बहस की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उर्दू में ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स को क्या कहते हैं? नज़्मे मुअर्रा, नसरी नज्म, आजाद नज्म। आजाद नज्म को फ्री वर्स कहते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं इंग्लिश में। नज्म मुअर्रा को जो है ना ब्लैंक वर्स कहते हैं। इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नज्म मुअर्रा को अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहा जाता है, आजाद नज्म को जो है ना फ्री वर्स कहा जाता है। इस वजह से इसको जरूर याद रखिए, ये सवाल में आता रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अहद कदीम में आर्याई तहजीब के बड़े मरकज कहाँ थे? बड़े मरकज थे पटना, कंधार, ब्रह्मावर्ता। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से एक में से कोई नहीं। दोस्तों ये जो आर्याई तहजीब का अहम जो मरकज था मगरिब में कंधार था, मगरिब में कंधार था, और मशरिक में ब्रह्मावर्ता, पटियाला और करनाल के जिले होते हैं। ये हिंदुस्तान में आर्यों की दाखिला की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। ये मसूद हुसैन खान है, मसूद हुसैन खान ने कहा है कि आर्यों का दाखिला जो हिंदुस्तान में हुआ है 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। आर्य जो हिंद यूरोपी जमाने बोलते थे, जो मशरकी और मगरबी दो हिस्सों में तकसीम है। आर्य जो बोलते थे वो हिंद यूरोपी, आर्य हिंद यूरोपी जबान बोलते थे, याद रखिए। आर्याई तहजीब का जो अहम मरकज मगरिब में कंधार, मशरिक में ब्रह्मावर्ता, मगरिब में कंधार और मशरिक में ब्रह्मावर्ता। तो दोस्तों सवाल में चलते हैं। अहद कदीम में आर्याई तहजीब के बड़े मरकज थे कंधार, मगरिब में बड़े मरकज आर्याई तहजीब का वो दोस्तों मगरिब में कंधार और मशरिक में ब्रह्मावर्ता। तो कंधार भी सही है, ब्रह्मावर्ता भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आर्याई तहजीब का जो बड़ा मरकज था वो कंधार भी था, ब्रह्मा भी था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल में से किसका नाम दो बैती भी है? मुरब्बा, कता, रुबाई। दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। जो रुबाई के लिए अरबाब उरूज शेर से रिलेटेड है, इल्म उरूज ने रुबाई को रुबाई के अलावा तराने, दो बैती, चार मिसरई, खुफ्ती, हुस्सी, ये सारे नाम दे रखे हैं। दो बैती, चार मिसरी, खुफ्ती और खुस्सी, रुबाई को बोला जाता है ये नाम है। दो बैती भी है, चार मिसरी भी है, खुफ्ती और खुस्सी भी है। दोस्तों अब सवाल में चलते हैं। इसका एक नाम दो बैती भी है तो रुबाई का है, इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रुबाई को दो बैती भी कहा जाता है, चार मिसरी भी कहा जाता है, खुस्सी और खुफ्ती भी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाची प्राकृत कहां बोली जाती है? जनूबी बिहार, पंजाब, कश्मीर। दोस्तों पेशाची ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। कृष्णों के अहद में इस प्राकृत को फरोग हुआ। याद रहे कि संस्कृत में पेशाची भूत को कहते हैं, याद रहे संस्कृत में पेशाची को जो कहा जाता है वो भूत को कहा जाता है। पेशाची ये कश्मीर और पंजाब के इलाके में प्राकृत थी, बोली जाती थी। तो दोस्तों अब सवाल में जो बोला गया पंजाब
और कश्मीर, पंजाब और कश्मीर, पंजाब और कश्मीर। पिशाची प्राकृत जो बोली जाती थी वो पंजाब में बोली जाती थी और कश्मीर में बोली जाती थी। पंजाब भी सही है, कश्मीर भी सही है। इस वजह से जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो पिशाची प्राकृत थी वो बोली जाती थी पंजाब और कश्मीर में बोली जाती है। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेल में से कौन सी तकलीफ मोहम्मद हुसैन आजाद की है। दोस्तों सवाल बनाने वालों ने भी क्या खूबी अपना जो है ना दिमाग लड़ाया है। दोस्तों जो मोहम्मद हुसैन आजाद की जो मसनवियां हैं दो है, वो शबे कदर और अब्रे करम। दोस्तों जो शबे कदर है और अब्रे करम है, आजाद की जो दो मसनवी का जिक्र जो ना हमें मिलता है, लेकिन शबे कदर और सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, दोस्तों ये नज़म है। दोस्तों जो मोहम्मद हुसैन आजाद के जो कारनामे हैं दोस्तों ये नज़म है, नज़म है। सुबह उम्मीद भी नज़म है और हुब्बे वतन भी नज़म है, लेकिन सवाल बनाने वालों ने मसनवी लिख के रखा है। क्या ही खूब किया है दोस्तों। ऐसे अगर सवाल बनाए जाएंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स क्या ही समझेंगे। और इन्होंने जो ऑप्शन सही कर रखा है वो डी को करेक्ट कर रखा है, यानी इन्होंने माना यह है कि मसनवी शबे कदर है और शबे कदर जो है ना मोहम्मद हुसैन आजाद की मसनवी, सुबह उम्मीद जो है ना मसनवी है और ये मसनवी शुबे उम्मीद मोहम्मद हुसैन आजाद की है। मसनवी हुब्बे वतन है, हुब्बे वतन भी मसनवी है और ये मोहम्मद हुसैन आजाद की है। दोस्तों ये सही नहीं है, शबे कदर भी नज्म है, मसनवी है। हम बोल सकते हैं अगर सिर्फ इनमें से कौन सी तकलीफ मोहम्मद हुसैन आजाद की है तो मसनवी शबे कदर, मसनवी सुबह उम्मीद मसनवी नहीं है, नज़म है। मसनवी हुब्बे वतन भी नज़म है, तो यहाँ नज़म लिखना चाहिए। अगर आप डी सही कर रहे हैं तो मसनवी की जगह यहाँ पे नज़म लिखना चाहिए था। यहाँ सी पे भी मसनवी की जगह नज़म लिखना चाहिए था आपको, तभी जाकर के आपका डी ऑप्शन सही होता। दोस्तों आजाद की जो नज़में हैं उसके बारे में आप देख लेते हैं। आजाद की जो नज़में हैं शबे कदर, सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, तीनों ऑप्शन पहले जो है ना ऑप्शन में आ चुका है। ये नज़म है मोहम्मद हुसैन आजाद की। तो सवाल बनाने वालों को अल्लाह ताला जो है ना अक्ल दे और उनको सही समझ आता फरमाए, क्योंकि आप अगर सवाल बना रहे हैं, ऑप्शन सही कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स और तलबा का इसमें जिंदगी का सवाल, तलबा का जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। आपके एक गलत क्वेश्चन की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स ना गलत ऑप्शंस चूज करके आते हैं, गलत ऑप्शंस चूज करके आते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर किसी को याद भी रहता है तो वो गलत करके आएगा, क्योंकि उसको शक हो जाता है कि ये मसनवी कहाँ से आ गया, मसनवी सुबह उम्मीद कहां से आ गया, मसनवी हुब्बे वतन कहां से आ गया, जबकि ये मोहम्मद हुसैन आजाद की नज़में हैं। तो ये सवाल ही गलत है दोस्तों, ये सवाल ही गलत है, इनकरेक्ट है। या पता नहीं लोगों ने इस पे अपना वो रेज किया, करेक्शन के लिए रेज किया था या नहीं, लेकिन हमें जरूर करना चाहिए था। और नहीं किया है तो करना जरूर चाहिए था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी नज्म जिसमें हर बंद 3 मिसरे पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? हाइकू, सलासी, मुसल्लस, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों मुसल्लस कहते हैं जिसमें हर बंद 3 मिसरे हो, मुरब्बा में 4 मिसरे होंगे, मुखम्मस में 5 मिसरे होंगे और मुसद्दस में 6 मिसरे होंगे, मुसब्बा में 7 मिसरे होंगे, मुसम्मन में 8 मिसरे होंगे, मुतस्सा में 9 मिसरे होंगे और मुअश्शर में 10 मिसरे होंगे। तो मुसल्लस 3 मिसरे, तो जिस नज्म में हर बंद में 3 मिसरे होंगे उसे मुसल्लस कहते हैं। इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मुसल्लस में 3 मिसरे ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसाला दिलगुज़ार किस नाबिल निगार ने जारी किया? प्रेमचंद, अब्दुल कलीम, शरफ, डिप्टी, नजीर हुसैन। रिसाला दिलगुज़ार ने प्रेमचंद ने भी जारी नहीं किया, अब्दुल कलीम शरण ने भी जारी नहीं किया, डिप्टी नजीर अहमद ने भी जारी नहीं किया है। तो इस वजह से ए बी सी जब गलत हो जाए तो डी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। जब सारे ही गलत हो जाते ई ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ई ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रिसाला दिलगुज़ार इसमें से किसी ने भी जारी नहीं किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झेल में से दाखिली सिन्फ़े सुकून की निशानदेही कीजिए। कसीदा, मसनवी, गजल कौन सा है? तो दोस्तों दाखिली सिन्फ़े सुकून गजल है। इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि गजल जो है ना दाखिली सिन्फ़े सुकून है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? तो दोस्तों हयात सादी, जावेद, हयात सादी और मजालिस निसा। मजालिस निसा 1881।
में शायद हुआ। हयात जावेद, उसके बाद हयात सादी, उसके बाद दूसरी नसी तसनीफ है हयात जावेद 1901 में जो ना शायद हुआ। तो सबसे पहले जो नसी तसनीफ है मोहम्मद हुसैन हाली की, अल्ताफ हुसैन हाली की, सॉरी अल्ताफ हुसैन हाली की, तो वो मजालिसुन निसा है। इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हाली की जो पहली नसरी तसनीफ है वो मजालिसुन निसा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लफ्जी अल्फाज का वो मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए उसे क्या कहते हैं? काफिया, रदीफ, मख्ता। दोस्तों रदीफ वो अल्फाज, ये अल्फाज का वो मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। काफिया उन हरूफ और हरकत को मजमुए को कहते हैं जो अहम हम आवाज होते हैं मगर अल्फाज बदले हुए होते हैं। जैसे काफिया हम आवाज होते हैं, बदले हुए अल्फाज होते हैं, बदले हुए अल्फाज होते हैं, हम आवाज होते हैं, बदले हुए अल्फाज होते हैं। और यहाँ पे दोहराया जाए कि सेम अल्फाज होगा तो काफिया नहीं है। मक्ता कहते हैं जो गजल के आखिरी शेर को, गजल के आखिरी शेर को जो ना मक्ता कहते हैं। तो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। रदीफ बोलते हैं ऐसे अल्फाज या अल्फाज का वो मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए, रदीफ कहलाता है। इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रदीफ को हर शेर में दोहराया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल में से मिर्जा गालिब के मुआसिर कौन थे? नवाब मुस्तफा खां शेफ्ता, ज़ौक़, मोमिन। ज़ौक़ जो है ना 1789 में पैदा हुए। मोमिन जो है ना 1800 में पैदा हुए, 1800 में पैदा हुए। और गालिब जो पैदा हुए 1797। तो देख रहे हैं सब हम मुआसिर है। ज़ौक़ भी है, मोमिन भी है, नवाब मुस्तफा खां शेफ्ता भी है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मिर्जा गालिब के जो हम मुआसिर है वो शेफ्ता भी है, ज़ौक़ भी है, मोमिन भी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों, हमने क्लास का एंड कर दिया है। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी हम जो है ना जीके जीएस की क्लास लाने वाले हैं। जीके जीएस की क्लास हम लोग करने वाले हैं। और उर्दू गजल की दूसरी क्लास भी हम करने वाले हैं। और उर्दू में पहला ये एक क्लास होने वाली है कि हर सिंध में, हर नसरी असनाफ में जो पहली चीजों के बारे में सबसे पहला कौन है, पहली तसनीफ कौन है, पहला शोरा कौन है, पहला शेर क्या है, तो इसके बारे में हम एक क्लास लेने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि क्लास की क्वालिटी क्या है, क्लास में किन चीज़ों को शामिल करना है और क्लास किस तरह मुझे और तैयारी करनी है, क्लास में जो डिटेल डिस्कशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।